ये वाली प्रोटीन याद है क्या आपको? देखो एंटी एपोप्टोटिक के अंदर कौन आता है? BCl2, BClXl, MCl, BClX5, BClW। देखो इसको याद रखना ना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आपको पूछेगा बताओ A1 प्रोटीन कौन सी है? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है। उसके बाद में जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो कौन सी है आपकी? बैक और बैक्स। किसका फॉर्मेशन करती है ये? मोम्पी का। किसका करेंगी? मोम्पी का करेंगी। और अगली वाली कौन सी है आपकी? BH3 वाली। इसके अंदर कौन आती है? बिड, बिम, नोक्सा, प्यूमा, बैड, बिक, BLK और HRK, है ना। और BH3 वाली, क्योंकि इसके पास में एक ही डोमेन मिलता है ना। कौन सा वाला? देखो कौन सा डोमेन मिल रहा है? 3 वाला, इसलिए इसका नाम क्या है? BH3 ओनली। समझ में आ गया क्या? और इसके पास में 3 डोमेन मिल रहे हैं, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया? BH1 2 3। अब ये अपन सिग्नलिंग अपन ने पढ़ ली थी, दोबारा से पढ़ लेते हैं। आपको अपोप्टोसिस करवाना है तो आपको क्या चाहिए? CAD4, क्योंकि CAD4 किसको एक्टिवेट करता है? CAD3 को एक्टिवेट करता है। और CAD3 क्या करवा देगा? अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस नहीं हो तो इसके लिए कौन आता है फिर? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन आती है, इसका नाम क्या है? CAD9। और वापस से अपोप्टोसिस करवाना है तो इस CAD9 को क्या करवाना पड़ेगा? ब्लॉक। तो अपन को क्या कर लाना पड़ेगी? प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन लानी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? EGL फर्स्ट। और ये BH3 से क्या करती है? बिलोंग करती है। समझ में आ गया क्या? ये जो आपका CAD4 है, चाहे क्वेश्चन आया हुआ नहीं है लेकिन कभी आ जाए तो, CAD4 पहले तो क्या होता है? डाइमर। क्या होता है? डाइमर। और फिर क्या होता है? टेट्रामर। क्या होता है? तो टेट्रामर के रूप में क्या होता है? ये एक्टिवेट होता है। ध्यान रखना इस बात का। ये किस में चल रहा है? ये नेमेटोड्स के अंदर, C एलिगेंस के अंदर पास चलता है अपोप्टोसिस का। समझ में आ गया? टोटल सेल कितनी होती है? 1090। अपोप्टोसिस के अंदर कितनी सेल जाएंगी? 131। और सर्वाइव कितनी करेंगी? 959 सेल आपकी सर्वाइव करते हैं। किसके अंदर? C एलिगेंस के अंदर। अब पढ़ने वाले हैं मैमल्स के अंदर पाथवे कैसे चलता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर कोई मोम्पी का क्या बन गया होगा? पोर बन गया होगा, बैक्स ने बनाया होगा। अब यहां से साइटोक्रोम C क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ आएगा। और कौन से फॉर्म में आता है? DATP की। और ये कहां पर आकर बाइंड करेगा? आपका एपा फर्स्ट के पास में। एपा फर्स्ट के साथ में बाइंड करेगा तो यहाँ पर कौन एक्टिवेट होगा? आपका केस पेज 9। मतलब प्रो केस पेज किस में चेंज होगा? केस पेज 9 के अंदर। तो इसको बोलते हैं अपन इनिशिएटर केस पेज। क्या बोलते हैं? इनिशिएटर केस पेज। अब ये केस पेज 9 होता है, वो प्रो केस पेज 3 को किस में बदलेगा? केस पेज 3 के अंदर। और यहाँ पर एक और आता है जिसका नाम क्या है? 7। तो याद रखना, तो 3 के साथ में और कौन आता है? 7 भी आता है। किसके अंदर? इंट्रिंसिक की तो पढ़ रहे पर पाथवे, तो इंट्रिंसिक के अंदर केस पेज 3 के साथ में कौन आता है? एक केस पेज 7 भी आएगा। और ये क्या है आपके? इफेक्टर केस पेज या एग्जीक्यूटनर केस पेज होते हैं। फिर ये क्या करते हैं? कोई सेलुलर रेस्पॉन्स करवाएंगे, उसके बाद में क्या करते हैं? ये अपोप्टोसिस को करवा देंगे। ये पाथवे समझ में आ गया आपको? अब ये जो आपका IAP होता है, क्या बोलते हैं इसको? इनिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस। ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है ना, आपको पता है। और इसके पास में एक रीजन मिलता है, इसका नाम क्या होता है? बिर रीजन। क्या होता है? बिर रीजन। अभी बताया था अभी आपको। अभी IPS क्या काम करता है? ये इनिबिट करेगा अपोप्टोसिस को। तो इधर तो क्या चल रही थी? ये अपोप्टोसिस चल रही थी। लेकिन ये जो IPS है ये किसको ब्लॉक करता है? केस पेज को जाकर ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर ये किसको ब्लॉक कर देगा? केस पेज 9 को भी कर देगा और केस पेज 3 को भी कर देगा। तो यदि केस पेज 9 को करेगा तो आगे वाली प्रोसेस नहीं होगी, और केस पेज 3 को करेगा तो भी आगे वाली प्रोसेस नहीं होगी। इसका मतलब अपोप्टोसिस नहीं होने वाला है। तो अपन को अपोप्टोसिस करवाना है ना, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसको ब्लॉक करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया से कौन आता है? स्मेक डियाब्लो। कौन आता है? स्मेक डियाब्लो। और ये डियाब्लो आके क्या कर देगा? इस IPS को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो इनको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो ये अपोप्टोसिस हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? अब फिर ये BCl2 है। BCl2 किससे बिलोंग करते हैं आपको पता है? एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। ये क्या काम करती हैं? इस डियाब्लो को और साइटोक्रोम को क्या कर देती हैं? ब्लॉक। अब बताओ, ये ब्लॉक हो गई तो अपोप्टोसिस होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए इनका नाम क्या है?
एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। तो एपोप्टोसिस नहीं होगी अब, तो अपन को क्या करवानी है, एपोप्टोसिस। तो फिर इसको ब्लॉक करने के लिए अपन को क्या चाहिए, कोई प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन चाहिए। और वो कौन से लेके आएंगे अपन, बिड बीम। किससे बिलोंग करती है आपकी, BH3 फैमिली से। समझ गए क्या, BH3 फैमिली से बिलोंग करने वाली है। तो इसके अंदर याद क्या रखना है, सबसे पहले क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी बाहर की तरफ निकलेगा बैक बॉक्स के द्वारा। समझ में आ गई क्या। और बैक बॉक्स क्या करता है, मोम्पी का फॉर्मेशन करेगा। साइटोक्रोम सी जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, ये जाकर बाइंड करता है किससे, एपाफस से। एपाफस से बाइंड करने के बाद में किसको एक्टिवेट किया जाता है, प्रोकेस पेज 9 को किसमें चेंज किया जाएगा, केस पेज 9 के अंदर। और केस पेज 9 क्या करता है, केस पेज 3 को और 7 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि एपोप्टोसिस हो जाएगा। लेकिन जो IAP होता है ये इन केस पेज को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपका एपोप्टोसिस नहीं होगा। फिर इस IHP को ब्लॉक करने के लिए कौन आता है आपका, डियाब्लो। कौन आता है, डियाब्लो। माइटोकॉन्ड्रिया से डियाब्लो आएगा और इस IHP को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब ये जो आपकी BCL2 है, यानी कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, वो इस पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। कहाँ कहाँ पे करती हैं, ये इसमें एक डियाब्लो को काम नहीं करने देती है और साइटोक्रोम को काम नहीं करने देती है, ये यहाँ पर जाकर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो फिर इसको ब्लॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, जैसे कि BH3 वाली। समझ में आ गई क्या बात। तो आपको कौन सी चाहिए, फिर बिड और बीम चाहिए। तो ये किसका है, मेमस का पाथवे है एपोप्टोसिस का। कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर, नहीं है ना कंफ्यूजन। बस आपको सीधा सीधा याद रखना है, यदि IAP जा जाएगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, ये जाकर सीधा किसको ब्लॉक करेगा, केस पेज को। इसमें एक डियाब्लो आएगा तो एपोप्टोसिस होगी, साइटोक्रोम सी आएगा तो भी एपोप्टोसिस होगी, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन आएंगी तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन आएंगी तो एपोप्टोसिस होगी। स्पेशली इसका याद रखना आपको, एक तो इसका और एक इसका, ये तो मैकेनिज्म बार बार आएंगी। समझ आ गई क्या बात। चले आगे। अभी देखो ये चीजें वापस बता रखी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन है, वहां से कौन आएगा, साइटोक्रोम से आएगा, कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद में एपाफस। अब आपको अभी ऐसे भी पूछ ले कि एपाफस क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है क्या, ये कहां पे मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म की साइड मिलेगा, है ना। तो याद रखना है एपाफस आपको कहां पे मिलेगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं मिलता है। तो ये साइटोक्रोम सी आकर कहां पे बाइंड करेगा, एपाफस के अंदर। बताओ एपाफस किससे रिजेंबल करता है, सी एलिगेंस के अंदर, कैड4 से। किससे रिजेंबल करेगा, कैड4 से रिजेंबल करता है। एपाफस की 7 यूनिट आपस में क्या करेंगी, एग्रीगेशन करेंगी, बाइंडिंग करेंगी, और क्या बनाती हैं, एपोप्टोसोम बनाती हैं। उसके बाद में केस पेज 9 को एक्टिवेट किया जाएगा, फिर केस पेज 3 को एक्टिवेट किया जाएगा, 3 के साथ में और कौन आ रहा था, 7 वाला आ रहा था, और एपोप्टोसिस को एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन ये IAP क्या काम करता है, केस पेज को जाकर ब्लॉक कर देगा, तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करेगा, स्मैक डियाब्लो, और ये डियाब्लो क्या करता है, IAP को जाकर ब्लॉक कर देता है, जिससे एपोप्टोसिस हो जाएगी। समझ में आ गई। वही पाथवे है, सेम टू सेम लिख रखा है। जो आपका इसमें एक डियाब्लो होता है वो क्या करता है, IAP को ब्लॉक करता है, और ये IAP क्या करता था, एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर रहा था। इसमें एक डियाब्लो ब्लॉक द IAP, ये आपका इसमें एक डियाब्लो क्या करता है, इस IAP को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये IAP बताओ एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो फिर एपोप्टोसिस हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। ये इसमें एक डियाब्लो और साइटोक्रोम सी, इनको ब्लॉक कौन कर रहा था, BCL2। BCL2 मतलब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कर रही थी ना, तो ये काम नहीं कर पाएंगे, एपोप्टोसिस नहीं होगी। तो एपोप्टोसिस करवाने के लिए अपन को BCL2 को क्या करवाना पड़ेगा, ब्लॉक करवाना पड़ेगा, तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन लेके आनी पड़ेगी। तो कौन सी है, BH3 वाली फैमिली वाली। समझ आ गई क्या, समझ में आ गई बात आपको। अब ये आ जाएगी ना, तो आपका ये साइटोक्रोम सी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज। और आपका स्मैक डियाब्लो भी क्या हो जाएगा, रिलीज, और एपोप्टोसिस हो जाएगी।
अब ये देखो, ये पाथवे आपको याद है क्या? EGL फर्स्ट, फिर CAD9, फिर CAD4, CAD3। अब ये CAD3 आगे जाकर दो काम करता है। ये किसको एक्टिवेट करवा सकता है? CAD2, 1, 6 और 7 को एक्टिवेट करवा सकता है, और उससे क्या हो जाएगी? अपऑटोसिस हो जाएगी। और ये जाकर किसको एक्टिवेट करवा सकता है? 8 को। किसको? 8 को। और ये 8 किसको एक्टिवेट करता है? AC से CAD8 को। 8 वाला 8 को 8 क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? आपका जो फोस्फेटिडिल है वो इनर लीफलेट से कहाँ पे जाएगा? बाहर। और क्या हो जाएगा? अपऑटोसिस हो जाएगा। तो आपको ये वाला पाथवे यहाँ तक याद है ना? यहाँ तक हो, ये वाला पाथवे आपको याद रखना है। उसके बाद में ये आपको दे रखा है एक ट्रोफिक फैक्टर के बारे में। किसके बारे में दे रखा है? ट्रोफिक फैक्टर सपोज करो कि ग्रोथ है, एक प्रकार की क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ करवाते हैं सेल की, है ना? सेल की ग्रोथ करवाने के लिए काम में आएंगे। तो बताओ, जब ट्रोफिक फैक्टर आएगा तो सेल की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ट्रोफिक फैक्टर आएगा तब तो सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो अपऑटोसिस होगी क्या फिर वहां पर? अपऑटोसिस नहीं होगी। तो ट्रोफिक फैक्टर आएगा तो सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी, सेल सर्वाइव करेगी। तो अपऑटोसिस को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ट्रोफिक फैक्टर नहीं है तो क्या होगा? सेल की अपऑटोसिस की जाएगी। मतलब केस पेज को यहाँ पर क्या करवाया जाएगा? फिर एक्टिवेट करवाया जाएगा ना, तभी तो अपऑटोसिस होगी। और केस पेज एक्टिवेट होंगी तभी तो क्या होगी? अपऑटोसिस होगी। तो अपन पहली सिग्नलिंग पढ़ते हैं जब क्या हो? एब्सेंस ऑफ ट्रोफिक फैक्टर हो। मतलब ट्रोफिक फैक्टर नहीं है, इसका मतलब सेल सर्वाइव नहीं करने वाली है, सिग्नल नहीं है ना, तो सर्वाइव नहीं करेगी। इसका मतलब किसको एक्टिवेट करवाएंगे? केस पेज को एक्टिवेट करवाएंगे और अपऑटोसिस को करवा देंगे। तो एब्सेंस ऑफ ट्रोफिक फैक्टर, इससे केस पेज क्या हो जाएंगे? एक्टिव, इससे अपऑटोसिस हो जाएगी। ये जो आपको दिख रही है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पूरी की पूरी क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहां से लेकर यहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपका साइटोसोल है। समझ में आ गई क्या बात आपको? अब क्या हो रहा है देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन तो नीचे की तरफ क्या होगी? फिर इनर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो साइटोक्रोम से इधर से तो आएगा बाहर की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर की तरफ से कहां पे आएगा? साइटोसोल की तरफ आएगा। इसका मतलब साइटोक्रोम से इधर होगा नीचे की तरफ, और कहां पे आएगा? ये साइटोप्लाज्म की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। अब देखो क्या हो रहा है, जब आपका सिग्नल क्या है? एब्सेंट। ट्रोफिक फैक्टर क्या है? एब्सेंट है ना। जब ट्रोफिक फैक्टर एब्सेंस है तो केस पेज को क्या करवाएंगे? एक्टिवेट करवाएंगे, और अपऑटोसिस को करवाना पड़ेगा। ये आपकी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर देखो कौन सी प्रोटीन है? BCL2। किससे बिलोंग कर रही है ये? एंटी एपोप्टोटिक। एंटी एपोप्टोटिक है, मतलब अपऑटोसिस नहीं होगी। लेकिन इनको ब्लॉक किसने कर रखा है? बेड ने। बेड क्या है? प्रो एपोप्टोटिक है। क्या है? प्रो एपोप्टोटिक। तो मतलब इनको ब्लॉक करके किसने रखा है अभी? बेड ने। किसने कर रखा है? बेड ने। तो इसका मतलब बेड क्या है? अभी एक्टिव है। तो ये एक्टिव है यदि, तो इनको क्या करके रखेगी? ब्लॉक करके रखेगी। तो ये क्या है अभी बताओ? इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव। ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आएगा तभी आगे समझ में आएगा। जब ट्रोफिक फैक्टर नहीं होता है तो आपकी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बेड किसको ब्लॉक करके रखती है? BCL2, BCL-XL, यानी कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को। तो ये आपकी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन क्या है? इनएक्टिव है ना। तो इसका मतलब अपऑटोसिस को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। और एक्टिव कौन है? बेड। ये कौन सी प्रोटीन है? प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। और ये कैसी है? अभी एक्टिव है। इसका मतलब अपऑटोसिस को प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोट किया जाएगा तो ये आपका साइटोक्रोम C है, ये इनर मेम्ब्रेन से निकल के कहां पे आएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये साइटोप्लाज्म में आ गया। यहां पर आपको कौन दिख रहा है? एपॉफ फर्स्ट। अब आपको पता है ये एपॉफ फर्स्ट के साथ में जाकर बाइंड करने वाला है। करेगा कि नहीं करेगा? ये जाकर बाइंड करेगा। तो अब किसको एक्टिवेट किया जाएगा? प्रो केस पेज को किस में चेंज किया जाएगा? केस पेज में। और इंट्रिंसिक के अंदर कौन सा केस पेज आता है? 9 वाला। अब ये केस पेज जाकर किसको एक्टिवेट करेगा? प्रो केस पेज
3 जो इनएक्टिव था ना उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा आपके जो सबस्ट्रेट, जो भी आपकी चीज है ना सबस्ट्रेट, उसके क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन उसका क्लीव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल कहानी है, ये तो आपने पढ़ ली। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन वगैरह और भी पड़ी हुई है, जैसे कि नाम सुना होगा आपने PI3 काइनेज, आपने पाथवे पढ़ लिया PI3 काइनेज का, पढ़ लिया ना PI3 काइनेज। PI3 काइनेज क्या करता था बताओ, ये PI3 काइनेज ये PIP2 को PIP3 के अंदर चेंज कर रहा था, जिससे कि आपका आगे जाकर क्या हो रहा था, प्रोटीन काइनेज बी का एक्टिवेशन हो रहा था। याद है क्या, आप घर का नाम बताया था ना प्रोटीन काइनेज बी, वैसे नाम क्या होता है, AKT को, AKT काइनेज था ना उसको एक्टिवेट करवा रहा था। और मेरे को बताओ AKT काइनेज को और कौन करवा रहा था एक्टिवेट, एक तो mTORC2 और एक PDK1, याद है कि नहीं है। तो PDK1 भी क्या करता है, AKT काइनेज को जाकर क्या करता है, फोस्फोराइलेट करता है ना, और उधर से कौन करता है, mTORC2। mTORC2 क्या होता है बताओ, रापामाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है, इनसेंसिटिव होता है, बताया था ना मैंने, mTORC1 और mTORC2, याद करो। ये वाला पाथवे समझ में आ गया। यहां पर कौन प्रेजेंट है, PI3 काइनेज, और कौन है, प्रोटीन काइनेज बी भी है, और कौन है, एक प्रोटीन जिसका नाम है 1433, क्या नाम है, 1433। पहली बार नाम सुना क्या इसका आपने, या पहले तो सुन लिया, पहली बार नाम सुना है। तो ये प्रोटीन है, एक तो 1433, एक कौन से आपकी प्रोटीन काइनेज बी, और एक कौन है आपका PI3 काइनेज। ये सभी क्या है अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि ट्रोफी फैक्टर क्या है, एब्सेंट है, तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं है आपका, समझ में आ गया क्या। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बताओ, अपोप्टोसिस हो जाएगा। इधर से स्टार्ट करना है इसमें, समझ में आ गया क्या। जब ट्रोफिक लेवल क्या, सॉरी ट्रोफी फैक्टर क्या हो, एब्सेंट होता है, तो अपोप्टोसिस होगा, क्या होगा, अपोप्टोसिस होगा। अब क्या है, ट्रोफी फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, इसका मतलब अपोप्टोसिस नहीं होगा। अब सेल की क्या होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, सेल सर्वाइव करने वाली है। ट्रोफी फैक्टर जैसे ही आकर इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, तो आपको पता है रिसेप्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट, क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद में ये किसको एक्टिवेट करते हैं, PI3 काइनेज पाथवे वाले को, पढ़ लिया ना पाथवे आपने PI3 काइनेज वाला। उस PI3 काइनेज पाथवे के द्वारा किसको एक्टिवेट किया जाता है, फिर प्रोटीन काइनेज बी को, किसको एक्टिवेट किया जाएगा, प्रोटीन काइनेज बी को एक्टिवेट किया जाएगा। और ये प्रोटीन काइनेज बी क्या करता है, इस बेड का क्या कर देता है, फोस्फोराइलेशन कर देता है। ये जो बेड थे ना यहाँ पर, ये बेड क्या करवा रही थी, अपोप्टोसिस करवा रही थी ना। ये देखो नाम क्या है इसको, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। तो एक तो क्या कर रही थी, इस एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन को ब्लॉक कर रही थी, जिससे कि ये क्या थी, इनएक्टिव थी, और ये खुद क्या थी, एक्टिव। तो ये तो कौन सी प्रोटीन है बताओ, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है। तो ये तो क्या करवा रही थी, अपोप्टोसिस, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, ये ब्लॉक थी, इसने कर रखा था। अब क्या हुआ, इस प्रोटीन काइनेज बी को, इस बी ने क्या किया है, इस बेड का क्या कर दिया है, फोस्फोराइलेशन कर दिया है। तो अब ये क्या हो गई है, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई है, एक्टिव। तो ये आपकी BCL2 वगैरह ये क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। ये कौन सी प्रोटीन है बताओ, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। तो ये अपोप्टोसिस होने देंगी क्या, नहीं होने देंगी। तो आपका जो साइटोक्रोम C है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आपका जो बैक बॉक्स है वो मोम्पी का फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, और नहीं होने देंगे तो साइटोक्रोम C अंदर की अंदर ही रहेगा, क्योंकि सेल को क्या करवाना है, सर्वाइव करवाना है। क्या करवाना है, सर्वाइव। तो ये प्रोटीन काइनेज बी ATP का यूज करता है, और इस बेड को क्या कर देता है, फोस्फोराइलेट कर देता है। तो बेड क्या हो गई है, अब इनएक्टिव हो गई, क्या हो गई है, इनएक्टिव। और ये फोस्फोरेशन करने के बाद में आपकी कौन सी प्रोटीन थी, 1433, ये इसको ऐसे पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखने का काम करती है। समझ आएगी क्या बात आपको। अब क्या हुआ, ये आपकी प्रोटीन क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है, क्या हो गई है, एक्टिव। अब साइटोक्रोम C आपका अंदर से कहाँ पे नहीं आया है, बाहर नहीं आया है, तो इस एपा फर्स्ट के साथ में जाकर बाइंड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो प्रोकेस्पेज एक्टिवेट नहीं होंगे, है ना। प्रोकेस्पेज से क्या नहीं बनने वाले हैं, केस्पेज, ना तो इनिशिएटर वाले बनेंगे और ना
एग्जीक्यूटनर इफेक्टर वाले बनेंगे, तो ना अपोप्टोसिस होगी। याद क्या रखना है, यदि ये आपका PI3 काइनेज वाला पाथवे चलेगा तो अपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल सर्वाइव करेगी, क्योंकि अब ट्रॉफी फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन ट्रॉफी फैक्टर एब्सेंट हो तो आपका जो आपका बेड है वो किसको ब्लॉक करके रखता है, इन BCL2 एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को। तो ट्रॉफी फैक्टर एब्सेंट रहेगा तो बेड क्या रहेगा, एक्टिवेट, और बेड एक्टिवेट रहेगा तो सब कुछ काम होगा। लेकिन आपका ट्रॉफी फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका कौन सा पाथवे चलेगा, PI3 काइनेज वाला। और PI3 काइनेज वाला आपको पता है जब चलता है पाथवे तो सेल क्या करती है, सर्वाइव करती है। कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर, किसी को कंफ्यूजन है, सिर्फ एक प्रोटीन का नाम याद रखना है इसका, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या बात आपको। और इसका भी याद रखना है, PI3 काइनेज के द्वारा कौन एक्टिवेट होता है, प्रोटीन काइनेज भी। कहीं वहां पे प्रोटीन काइनेज C लिखा हुआ आ जाए, कंफ्यूजन नहीं करना है। समझ में आ गई क्या बात। और ये क्या करते हैं, बेड का क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं। वहां पर ये प्रोटीन देखिए फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है आपसे, तो याद रखना किसका होता है, बेड का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव। जब DNA डैमेज होता है, DNA के अंदर सपोज करो क्या हो जाए, डैमेज। अब DNA के अंदर डैमेज हो जाए तो जो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोटीन भी क्या बनेगी, डिफेक्टिव बनेगी फिर तो, है ना, नॉन फंक्शनल बनेगी ना। अब आपको बताया वो सेल क्या करेगी, सेल साइकिल के अंदर जाएगी। तो सेल साइकिल में जाने के बाद में एक सेल से दो बनाएंगी, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से बनाएंगी ना। तो एक सेल के अंदर डिफेक्ट है तो सभी सेलों के अंदर क्या होगा, फिर डिफेक्ट होगा। तो डिफेक्ट होने से पहले क्या करो, या तो उसको रिपेयर कर लो, समझ में आ गया ना। और फिर रिपेयर नहीं हो तो, यदि अनरिपेयरेबल हो तो उसको फिर किस में भेज दो, PCD के अंदर भेज दो, अपोप्टोसिस के अंदर भेज दो। समझ में आ गई क्या बात। तो जब DNA डैमेज हो तो P53 को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। और P53 क्या करती है, यदि DNA के अंदर जो डैमेज है वो कैसा हो, अनरिपेयरेबल हो, रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। अनरिपेयरेबल होने की वजह से क्या होता है, किसको एक्टिवेट किया जाता है, प्यूमा और नोक्सा को एक्टिवेट किया जाता है। कौन सी प्रोटीन है ये, BH3। BH3 मतलब ये तो एंटी एपोप्टोटिक, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है। कौन सी है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। और ये क्या करवाती हैं, अपोप्टोसिस से करवाएंगी। अब आपको पता है इस चीज का कि नॉर्मल कंडीशन में P53 को ब्लॉक कौन करके रखता है, बताओ। ये मैंने बता रखा है आपको, नॉर्मल कंडीशन के अंदर P53 को ब्लॉक कौन करके रखेगा, याद करो, mTOR पाथवे, PI3 काइनेज mTOR पाथवे, मैडम 2 है, बताया था ना। MDM2 क्या करके रखती है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर P53 को ब्लॉक करके रखती है। तो बताओ P53 ब्लॉक रहेगा तो अपोप्टोसिस होगा क्या, अरे ये देखो इसका एक्टिवेशन बंद हो गया तो अपोप्टोसिस होगा। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपोप्टोसिस को क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है। क्या किया जाता है, इनहिबिट। ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या है ये, नॉर्मल कंडीशन में। समझ में आ गया। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो मैडम 2 है वो P53 को क्या करके रखेगी, ब्लॉक, जिससे कि अपोप्टोसिस नहीं होगा। लेकिन यदि अपन को अपोप्टोसिस करवाना है तो P53 को क्या करवा दो, एक्टिवेट करवा दो। क्या करवा दो, एक्टिवेट। तो देखो एक्टिवेट होने के बाद में क्या करती है, ये प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। और प्रो अपोप्टोटिक एक्टिवेट हो गई तो फिर क्या होगा, समझ में आ गया क्या, वो वाला पाथवे समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। और ये वाला समझ में आ गया आपको, इसको याद रखना आप ना, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब म्यूटेशन केस देखो, ये आपकी सेल है 3, A सेल, B सेल, C सेल, कैंसर सेल है ये। अब देखो क्या किया है आपने, ये माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास में, सब कुछ है इनके पास में, यानी साइटोक्रोम C भी है, होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्या किया, इस पहली सेल के अंदर आपने क्या कर दिया, एपा फर्स्ट के अंदर क्या कर दिया है, म्यूटेशन कर दिया। किसके अंदर किया है, और कौन सा वाला किया है, लॉस ऑफ फंक्शन। एपा फर्स्ट के अंदर आपने यदि म्यूटेशन कर दिया, कौन सा, लॉस ऑफ फंक्शन, तो सेल ये अपोप्टोसिस के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी,
और दूसरी कंडीशन और याद रखो, आपने बाहर से क्या दिया है, साइटोक्रोम सी। अब दो कंडीशन है, आपके पास में एक सेल है जिसमें आपने बाहर से क्या दिया है, साइटोक्रोम सी ऐड किया है, और किस में म्यूटेशन है, एपाफ फर्स्ट के अंदर म्यूटेशन है, वो भी कौन सा, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये सेल क्या प्रोटोसिस के अंदर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। एपाफ फर्स्ट के अंदर म्यूटेशन है, लॉस ऑफ फंक्शन, काम नहीं करेगा। तो एपाफ फर्स्ट के पास में आकर कौन बाइंड नहीं करेगा, साइटोक्रोम सी। चाहे आप बाहर से दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइटोक्रोम सी अगर बाइंड नहीं करेगा तो अपोप्टोसिस नहीं होगी, तो अपोप्टोसिस नहीं होने वाली है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई, पहली कंडीशन सबको। दूसरी कंडीशन देखो, बैक्स के अंदर क्या कर दिया, लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया, लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया किसके अंदर, बैक्स के अंदर, और बाहर से आपने क्या दिया है, साइटोक्रोम सी दिया है। अब बताओ सेल अपोप्टोसिस में जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ। बैक्स क्या करवाता है, बैक्स एमओएमपी का फॉर्मेशन करवाता है ना, और एमओएमपी के फॉर्मेशन से क्या होता है, साइटोक्रोम सी आपका इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, बैक्स को क्या कर दिया है, म्यूटेट कर दिया है। तो म्यूटेट कर दिया है, दोनों को लॉस ऑफ फंक्शन किया आपने, क्या किया है, लॉस ऑफ फंक्शन। तो साइटोक्रोम सी अंदर से कहाँ पे नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपाफ फर्स्ट के साथ में आकर कौन बाइंड करता है, और साइटोक्रोम सी आपने बाहर से दिया है ना, तो वो साइटोक्रोम सी बाहर से दिया है, वो जाकर क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। तो इससे क्या होगा, केस पेज एक्टिवेट हो जाएंगे और अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अपोप्टोसिस होगा। केस पेज 3 के अंदर क्या कर दिया आपने, म्यूटेशन कर दिया, किसके अंदर, केस पेज 3 के अंदर। कंडीशन सेम टू सेम है, बाहर से आपने क्या दिया है, साइटोक्रोम सी, केस पेज 3 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया। केस पेज के अंदर कुछ भी करोगे ना, यदि केस पेज काम नहीं करे तो अपोप्टोसिस कभी नहीं होने वाला है। समझ में आ गई क्या बात आपको, तो अपोप्टोसिस नहीं होगा। तीनों कैसे समझ में आ गई क्या आपको। अब ये वाला कौन सा पाथवे है, ये आपका इंट्रिंसिक वाला कंप्लीट हो गया है। अब ये कौन सा है, परफोरिन ग्रे एंजाइम पाथवे, इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ लिया आपने, वापस से देखो। ये कोई साइटोटॉक्सिक टी सेल है, कौन सी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसके पास में आपको पता है क्या मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स। और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको, परफोरिन और ग्रे एंजाइम। इनकी कम से कम ये सिग्नलिंग मैंने 5-6 बार बता दिया आपको इम्यूनोलॉजी के अंदर, है ना, कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, उनके पास में होते हैं ग्रेन्यूल, क्या होते हैं, ग्रेन्यूल। और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या भरे होते हैं, परफोरिन और ग्रे एंजाइम। तो मैंने आपको ग्रे एंजाइम ए और बी बताए थे वहां, तो याद हो तो आपको, 2 प्रकार के बताए थे आपको ना। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास में क्या है, परफोरिन और ग्रे एंजाइम है। ये सपोज करो आपकी टारगेट सेल है, इसको क्या करना है आपको, किल करना है, अपोप्टोसिस करवाना है ना आपको। तो टारगेट सेल का तो होगा, ये सेल या तो टारगेट सेल हो सकती है, या फिर अपोप्टोटिक सेल हो सकती है, या फिर आपकी कैंसरियस सेल हो सकती है। अब पाथवे कौन सा बढ़ रहे हैं, परफोरिन ग्रे एंजाइम। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर प्रो केस पेज, इनिशिएटर केस पेज कौन से काम में आते हैं, 10 आएगा, कौन आएगा, 10। और आपका जो एग्जीक्यूटर केस पेज है वो कौन सा आएगा, 3 आएगा। इतना तो कंफर्म है ना। अब क्या होने वाला है, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इनकी जो ग्रेन्यूल है वो मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूज, और बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, बाहर की तरफ हो गए रिलीज होने के बाद में ये परफोरिन, देखो परफोरिन का मतलब ही क्या है, पोर फॉर्मेशन। क्या करता है ये, तो ये टारगेट सेल के अंदर क्या करता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर देगा, पोर का फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा, पोर का फॉर्मेशन। पोर का फॉर्मेशन कौन करता है, परफोरिन। अब कौन बच गया आपका, ग्रे एंजाइम। तो ये ग्रे एंजाइम क्या करता है, इन परफोरिन की हेल्प से क्या करता है, टारगेट सेल के अंदर एंट्री कर लेता है। ये ग्रे एंजाइम आ गया। और ये ग्रे एंजाइम क्या करवा देता है, पहले तो क्या करवाएगा, इनिशिएटर केस पेज को एक्टिवेट करवाएगा, उसके बाद में इफेक्टर या एग्जीक्यूटर को करवाएगा, और उसके बाद में सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अपोप्टोसिस में चली जाएगी। इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो कौन सा,
परफोरिन ग्रे एंजाइम, एक कौन सा 10 और एक कौन सा 3। मतलब कंफ्यूजन है कि इसके अंदर? चले आगे। डिटेक्शन ऑफ अपोप्टोटिक सेल। अब आपको कोई सेल दे दी और आपको सेल देके ये पूछे कि बताओ ये सेल कौन सी है, नॉर्मल सेल है, अपोप्टोटिक सेल है, और अपोप्टोटिक है तो कौन सी है, अर्ली अपोप्टोटिक सेल है या लेट अपोप्टोटिक वाली है या फिर नेक्रोटिक सेल है, कौन सी सेल है, कैसे डिटेक्ट करोगे? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग मार्कर है। क्या है? बहुत सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग मार्कर। जैसे कि पहली बात करते हैं अपने किसकी, फॉस्फेटिडिलसेरिन की। अब आपको पता है फॉस्फेटिडिलसेरिन नॉर्मल सेल के अंदर तो इनर लीफलेट के अंदर रहेगा, जबकि जो अपोप्टोटिक सेल है उसके अंदर फ्लिप होकर कहां पे आ जाएगा, आउटर लीफलेट पर। समझ में आ गई की बात? अब आपको पता है फॉस्फोलिपिड पढ़ लिए क्या आपने सेल बायोलॉजी के अंदर? पढ़ लिए फॉस्फेटिडिलसेरिन, फॉस्फेटिडिलिनोसिटोल, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये पढ़ लिए क्या आपने? तो आपको पता होना चाहिए कि इनर लीफलेट पे कौन होता है और आउटर लीफलेट पे कौन होता है। पढ़ा दिया ना आपको? नहीं बताया? मैं पूछता हूं तब नहीं बताते आप? नहीं बताया? फ्लिप फ्लॉप, हाँ वो अलग टॉपिक है। वहां पे स्क्रैम्बलेज भी बताया होगा आपको। स्क्रैम्बलेज तो अपने कल भी पढ़ा था, क्या करवाता है, आउटर पे लेके जाएगा ना। देखो अपने पास में डिफरेंट क्या है, मार्कर हैं। अपन क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन किसका करेंगे, अपोप्टोटिक सेल का पता लगाना है अपन को। तो सबसे पहले कौन सा है अपने पास में, फॉस्फेटिडिलसेरिन। ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड होता है। इनके सबकी स्ट्रक्चर आप कहाँ पढ़ने वाले हो, लिपिड्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ोगे, लिपिड्स के अंदर। तो सेल बायोलॉजी में पढ़ाएंगे आपको या फिर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड होता है ये, और कहां पे प्रेजेंट होता है बताओ ये, इनर लीफलेट में। कौन सी सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर। ये आपको फॉस्फेटिडिलसेरिन कहां पे मिलेगा, इनर लीफलेट पे मिलने वाला है। जैसे कि लिपिड बाइलेयर है इस प्रकार से, कोई मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है इस प्रकार से, तो आपको कहां पे मिलेगा, ये अंदर की तरफ। कहां मिलेगा, अंदर की तरफ, इस यहाँ पे मिलेगा। ये इनर लीफलेट है और ये वाली कौन सी है, आउटर लीफलेट। तो नॉर्मल सेल के अंदर आपको फॉस्फेटिडिलसेरिन कहां पे मिलता है, इनर लीफलेट के अंदर मिलता है। लेकिन ये अपोप्टोटिक सेल होते हैं ना, इन अपोप्टोटिक सेल के अंदर ये फॉस्फेटिडिलसेरिन इनर लीफलेट से करके कहां पे आ जाएगा, आउटर की तरफ आ जाएगा। तो ये फ्लिप करके कहां पे आ जाएगा, आउटसाइड। समझ में आ गया क्या? अंदर से कहां पे आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। किसके अंदर, अपोप्टोटिक सेल के अंदर। देखो सपोज करो ये नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के अंदर ये अंदर की तरफ क्या है आपके, फॉस्फेटिडिलसेरिन, क्योंकि अंदर की तरफ भी मिलेंगे आपको। लेकिन कोई अपोप्टोसिस का क्या आ जाए, स्टिमुलस आ जाए, इसके पास में कोई सिग्नल आए कि इस सेल का क्या करवाना है, अपोप्टोसिस करवाना है। तो ये जो आपका फॉस्फेटिडिलसेरिन है ये अंदर से कहां पे जाएगा, फ्लिप करके बाहर की तरफ आ जाएगा। ये क्या आ गया है, आपका फॉस्फेटिडिलसेरिन बाहर की तरफ आ गया। किसके अंदर, अपोप्टोटिक सेल के अंदर। कैसे आया, क्योंकि इस सेल को किसका स्टिमुलस मिल गया है, अपोप्टोसिस का, कि इस सेल को क्या करवाना है, अपोप्टोसिस करवाना है। फिर अपन यूज करते हैं किसका, डाई, जिसका नाम है क्या, अनेक्जिन 5 FITC। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में, बताया था ना अनेक्जिन 5 का। अनेक्जिन 5 क्या करती है, ये फॉस्फेटिडिलसेरिन से जाकर क्या करती है, बाइंड करती है। समझ में आ गया क्या? तो अपन ये किसका यूज करेंगे, अनेक्जिन 5 FITC का यूज करेंगे, और ये जाकर किससे बाइंड करती है, फॉस्फेटिडिलसेरिन से। तो ये तो आपकी क्या अपोप्टोटिक सेल है, ये आपके फॉस्फेटिडिलसेरिन इनर लीफलेट से कहां पे आ गए, बाहर की तरफ, और यहाँ पर आकर कौन बाइंड कर गया है, ये आपका अनेक्जिन 5। और ये क्या करती है, फ्लोरोसेंस देगी। क्या देगी, तो यदि कोई सेल के अंदर फ्लोरोसेंस आ रही है, इसका मतलब वो सेल कौन सी है, अपोप्टोटिक सेल है। अब वो अर्ली है या लेट है, उसका डिटेक्शन थोड़ी देर में करेंगे अपन। समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब क्या होगा, जो फॉस्फेटिडिलसेरिन है बाहर की तरफ आ गया था,
ये खुद सिग्नल देता है किसका, ईट मी का। किसका देता है, ईट मी, कि आओ और मुझे खा जाओ। समझेंगे ना, किसका सिग्नल देगा, ये ईट मी का सिग्नल देने वाला है। तो ये ईट मी का सिग्नल जैसे देता है तो यहाँ पर कौन सी सेल आती हैं, फेगोसाइट सेल, मैक्रोफेजेस वगैरह आएंगी और इनको क्या कर देती हैं, एनगल्फ कर लेती हैं। किसको, अपोप्टोटिक सेल को। समझ में आ गई क्या। तो ईट मी सिग्नल किसके लिए होता है बताओ, फॉस्फेटिडिल सेरीन के लिए। यहां तक बात समझ आ गई, फॉस्फेटिडिल सेरीन की समझ में आ गई बात। दूसरी कौन सी है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अब आपको पता है नॉर्मल जो सेल होती है उसके अंदर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। तो नॉर्मल सेल के अंदर इंटैक्ट डीएनए मिलेगा आपको, बिल्कुल सही सलामत डीएनए मिलने वाला है। क्यों मिलेगा, डीएनए को फ्रेगमेंट करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए एंडोन्यूक्लियस है ये डीएनए को क्या करता है, कट लगा देता है, क्लीव करता है। लेकिन नॉर्मल सेल में इस डीएनए को ब्लॉक करके कौन रखता है, आईकैड। कौन रखता है, आईकैड। इस एंडोन्यूक्लियस का क्या होता है, ये इनहिबिटर होता है। क्या होता है, इनहिबिटर। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इस डीएनए को ब्लॉक करके रखता है कौन, आईकैड। इसलिए ये जो डीएनए है ये नॉर्मल सेल के अंदर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकता है। समझ में आ गई क्या, आईकैड का समझ में आ गया काम। आईकैड क्या नहीं होने देता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होने देता है। ये किसको ब्लॉक करता है बताओ, डीएनए को। दूसरा, अपोप्टोसिस सेल के अंदर क्या होगा, यदि ये आपका आईकैड काम करेगा तो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। इसका मतलब इस आईकैड को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करवाना पड़ेगा। तो इस आईकैड को ब्लॉक करवाने के लिए क्या है, वो केस पेज है। क्या है, केस पेज। ये केस पेज आएंगे और इस आईकैड को क्या कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। ये ब्लॉक कर लेंगे तो डीएनए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ना, एक्टिव हो जाएगा। और डीएनए क्या कर देगा, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर देगा। तो ये डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करेगा तो आपको बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। कोई छोटा मिलेगा, कोई उससे बड़ा मिलेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेंथ के आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे। कब, जब आईकैड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। किसके द्वारा, केस पेज के द्वारा। तो यही बात लिख रखी है, जो डीएनए होता है वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाएगा। तो आपको डीएनए के क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंटेशन मिलेंगे। और ऑल साइज के, मतलब कोई छोटा मिलेगा, कोई 10 KB का, कोई 20 KB का, कोई 30 KB का। समझाएंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे आपको, डीएनए के फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे। कौन सेल के अंदर, अपोप्टोटिक सेल के अंदर। आईकैड समझ में आ गया क्या होता है आईकैड। अपन ने क्या की, अपन ने चेक किया कि जो अपने 2 सेल ली हैं और अपन को नहीं पता है कि कौन से का डीएनए क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, और कौन से का डीएनए इंटैक्ट है, पता नहीं चल रहा है। तो उसको पता लगाने के लिए अपन ने क्या किया है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की है। ये टेक्निक का नाम है, क्या नाम है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर अपन दोनों सेल को डालेंगे। अपन को क्या चेक करना है कि कौन सी सेल के अंदर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हुआ है। तो सपोज करो ये अपन ने नॉर्मल सेल यहाँ पे डाल दी, ये सेल डाली अपन ने, इस सेल का क्या डाला है, यहाँ पर डीएनए डाला है। क्या डाला है, डीएनए। तो यहाँ पर यदि सिंगल बैंड मिलता है इसका मतलब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल सेल है अपनी, और यहाँ पर दूसरे सेल का डीएनए डालेंगे तो इसके अपन को क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्या मिलेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, लेडर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, लेडर सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडर सीक्वेंस। तो अपन को क्या मिलेंगे, डीएनए के लेडर सीक्वेंस मिलेंगे। इसका मतलब ये सेल कौन सी है, अपोप्टोसिस वाली है। इसका मतलब यहाँ पर आईकैड काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कौन काम कर रहा होगा, डीएनएज। कौन कर रहा होगा, डीएनएज। तो आपको ऑल साइज डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, अपोप्टोटिक सेल के अंदर। दूसरी समझ में आ गई, दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी कौन सी है, टनल टेक्निक। कौन सी है, इसके बारे में डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, मेथड इन बायोलॉजी के अंदर। कहाँ पे पढ़ेंगे, मेथड इन बायोलॉजी के अंदर। इन सब के बारे में अपन कहाँ पढ़ते हैं, जितनी भी टेक्निक है ना ये किस में आती है, मेथड इन बायोलॉजी के अंदर। अब जितनी काम की सिर्फ उतनी ही बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। टनल टेक्निक में क्या होता है बताओ, यहाँ पर देखो लिख रखा है टर्मिनल डिऑक्सी यू न्यूक्लियोटाइड एंड लेबलिंग। टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या होता है, लास्ट वाला। डिऑक्सी यू न्यूक्लियोटाइड होता है ना, डीयूटी भी बोल दो इसको।
उसके क्या करेंगे अपन, लेबल करेंगे। जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला क्या है आपके पास में, डीऑक्सी यू न्यूक्लियोटाइड है, उसकी क्या करेंगे अपन, लेबलिंग करें। उसके ऊपर क्या करेंगे, रेडियो लेबल कुछ चीजें लगाने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया हुआ है? क्या बोला मैंने, जो लास्ट वाले हैं टर्मिनल साइड की तरफ, कौन, डीऑक्सी यू न्यूक्लियोटाइड, उनको क्या करेंगे, लेबल करने वाले हैं। और यहां पर एक एंजाइम काम में आता है जिसका नाम क्या होता है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, इसको अपन बोलते हैं टीडीटी। क्या बोलते हैं, नाम सुना क्या पहले आपने कभी इसका, इसको बोलते हैं टीडीटी, नाम सुना है, कहां पे सुना है, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, कहां पे, कहां पे सुना है, याद करो। बताओ याद करो, कहां पे पढ़ा था आपने, ये एंजाइम कहां पढ़ा था आपने, यहीं से याद कर लो ना, लास्ट में यू यू कहां पे लगाते हैं आप, आपने नाम सुना गाइड आरएनए का, जीआरएनए, गाइड आरएनए, आरएनए एडिटिंग टॉपिक का नाम सुना है क्या, प्रॉपर काम में आता है क्या, यू 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 जोड़ते हैं, या तो यू को हटाते हैं या फिर यू को ऐड करते हैं, यही तो है, ये एंजाइम ही तो था वहां पे, अब आपको याद नहीं आ रहा है, आरएनए एडिटिंग टॉपिक में होता है, समझा क्या बात। नाम क्या है एंजाइम का, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। और ये एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, कहां पे ऐड करता है, 3 प्राइम OH एंड पे। नॉर्मल सेल के अंदर आपको पता है 3 प्राइम OH फ्री नहीं होता है, लेकिन अपोप्टोटिक सेल होते हैं ना, उनके अंदर 3 प्राइम OH क्या रहेगा, फ्री रहता है। और कैसे जोड़ेगा ये, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, इसको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये यू 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 जोड़ेगा लास्ट में। समझ में आ गई की बात। एंजाइम का नाम कौन सा है, वापस से देख लो, क्या नाम है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। और ये एंजाइम क्या करता है, ऐड करता है किसको, न्यूक्लियोटाइड को, है ना, ये ऐसे लिखा होता है न्यूक्लियोटाइड, ऐसे। समझ में आ गई क्या बात। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है कहां पर, 3 प्राइम OH पर। और किस मैनर में करता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। डीएनए पॉलीमरेज को तो टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कौन सा एंजाइम है जिसको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बताओ मेरे को। ऐसा कोई एंजाइम जिसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ी, बिना टेम्पलेट ही काम करता हो। और कोई स्पेसिफिक आपने और कोई नाम सुना हो तो। करता है ना टेलोमेयर काम। और याद करो, PAP, फर्स्ट सेकंड दो बताएंगे आपको। PAP काफी बड़ा था, PAP के बारे में, पोली ए पॉलीमरेज, नाम ही क्या है, पोली ए पॉलीमरेज। बहुत सारी पोली ए को क्या करके जाएगा, बाइंड करके जाएगा। और बहुत सारे पोली ए कहाँ पे मिलेंगे आपको, ए कहाँ पे मिलते हैं, mRNA के लास्ट में तो मिलते हैं, 3 प्राइम एंड की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, टेलिंग में, कहाँ पे, टेलिंग में पढ़ा होगा आपने। समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये एंजाइम यहाँ पे काम करेगा और कैसे करेगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। और ये किसको ऐड करने वाला है, यहाँ पर किसको यूज करेंगे अपन, DUTP को ऐड करेंगे, डीऑक्सी यू न्यूक्लियोटाइड को। और ये कैसे होंगे, रेडियो लेबल। कैसे होंगे, रेडियो लेबल। इस टेक्निक को अपन मेथड इन बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब देखो वापस से मैंने बताया है, अभी बताया था मैंने कि आपको जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर आपका जो 3 प्राइम ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है। नो 3 प्राइम OH ग्रुप अवेलेबल इन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर आपको 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री नहीं मिलेगा। नॉर्मल सेल के अंदर जो यू न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे नहीं होते हैं, रेडियो लेबल नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके के होते हैं। तो नो एडिशन ऑफ रेडियो लेबल्ड यू न्यूक्लियोटाइड, यहां पर क्या नहीं करने वाले हैं अपन, रेडियो लेबल्ड यू न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं करने वाले हैं। किसके अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर। नो रेडियो एक्टिविटी सीन, तो अपन ने रेडियो लेबल्ड यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड ही नहीं किया है नॉर्मल सेल के अंदर, तो रेडियो एक्टिविटी मिलेगी क्या आपको, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे मिलती है, जब किसी चीज को रेडियो लेबल करते हैं तभी तो मिलती है। अपन ने यहाँ पर यू न्यूक्लियोटाइड को रेडियो लेबल किया ही नहीं, किसके अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर, तो अपन को रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। और नॉर्मल सेल के अंदर जो 3 प्राइम OH ग्रुप होता है वो क्या नहीं होता है, फ्री नहीं होता है। ये 3 बात आपको याद रखनी है कि नॉर्मल सेल के अंदर तो 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री नहीं होता है, उसके अंदर रेडियो लेबलिंग नहीं करते हैं अपन, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। समझ में आ गई क्या। जबकि अपोप्टोटिक सेल के अंदर देखो क्या हो रहा है, अपोप्टोटिक सेल के अंदर आपको पता है डीएनए के क्या हो गए थे, फ्रेगमेंटेशन हो गए थे, क्योंकि केस पेज एक्टिवेट हो गए थे। और केस पेज ने किसको एक्टिवेट किया था, डीएनएच को। किसको किया था, डीएनएच को। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में ले रहे थे अभी, ये TDT ले रहे थे ना अभी। और यहाँ पर किसको ऐड करेंगे, UTP को, DUTP को ऐड करेंगे। तो आपके पास में ये क्या है, 3 प्राइम OH फ्री है कि नहीं है, किसके पास में, अपोप्टोटिक सेल के पास में। नॉर्मल सेल के पास में तो 3 प्राइम OH फ्री होते ही नहीं है। अपोप्टोटिक सेल के पास में क्या है, 3 प्राइम OH क्या है, फ्री है। और ये डिफरेंट टाइप के हैं, सॉरी इनकी जो लेंथ होती है ना डीएनए फ्रेगमेंट की वो क्या है, डिफरेंट टाइप की है। मतलब सभी प्रकार की लेंथ आपको देखने को मिलेगी डीएनए फ्रेगमेंट की। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है ना वो क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस है तो रैंडम तरीके से कट लगाएगा। तो कोई डीएनए का टुकड़ा आपको क्या मिलेगा, छोटा, कोई क्या मिलेगा उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट मिलेंगे आपको वो डिफरेंट लेंथ के मिलने वाले हैं। और इनका क्या होता है, 3 प्राइम OH क्या होता है, फ्री। अपन ने किसका एंजाइम को यूज किया है, TDT का। ये क्या लगाएगा, UTP लगा, तो यू इस प्रकार से लग जाएंगे। और ये कैसे होंगे, सभी के सभी रेडियो लेबल्ड होंगे। कैसे होंगे, रेडियो लेबल्ड। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी सीन होगी। तो जिस सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी सीन हो रही है इसका मतलब वो कौन सी सेल है, अपोप्टोटिक सेल है। और जिस सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी सीन नहीं हो रही वो कौन सी है, समझ में आ गई क्या। कौन सी टेक्निक का यूज किया है, टनल टेक्निक। कौन सा यूज किया है, टनल टेक्निक। और कौन सी टेक्निक यूज की थी अपन ने, फैक्स भी की थी। कौन सी की थी, फैक्स। अभी की थी ना पीछे, एनेक्जिन 5 का यूज करके अपन ने। अभी आ गई आपकी फैक्स टेक्निक, नाम होता है फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। क्या नाम होता है, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। सेल सॉर्टिंग का मतलब होता है सेल की छटनी करने वाले हैं। क्या करने वाले, सेल की क्या करेंगे, छटनी करेंगे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, सेल की क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, है ना। सेल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और क्या करेंगे, उस सेल को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। किसकी हेल्प से, फ्लो साइटोमेट्री की हेल्प से। तो फ्लो साइटोमेट्री की हेल्प से सेल का क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेल का क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। और सेल का क्या करेंगे, डिटेक्शन यूज करेंगे। हम कई बार पूछ लेता है 2 नंबर में, बताओ फैक्स का काम क्या होता है। तो क्या काम होता है ये, आइडेंटिफाई, सेपरेट एंड डिटेक्ट द सेल्स। इसका यूज करके, फ्लो साइटोमेट्री का यूज करके। समझ में आ गई क्या बात। जैसे कि अपने पास में ये मिक्सर ऑफ सेल है। क्या है, मिक्सर ऑफ सेल है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारी क्या पड़ी हुई हैं, सेल्स पड़ी हुई हैं। अपन को पता है कि कौन सी नॉर्मल सेल है, कौन सी अपोप्टोटिक सेल है, अपन को कुछ नहीं पता। मिक्सर ऑफ सेल है। तो मिक्सर ऑफ सेल को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे,
फैक्स टेक्निक। कौन सी करेंगे? फैक्स टेक्निक। सेल्स का आइडेंटिफिकेशन पता लगाना है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? फैक्स करेंगे। इन सेल में किसी सेल का अपन को सेपरेशन करना है किसी स्पेसिफिक सेल का, तो किसका यूज करेंगे? फैक्स का यूज करेंगे। और काउंटिंग करनी है कि कितनी सेल है टोटल, तो भी किसका यूज करेंगे? फैक्स का यूज करेंगे। तो फैक्स बताओ कहाँ कहाँ पे काम करती है? आइडेंटिफिकेशन में, सेपरेशन में और काउंटिंग में, और एक और कौन सा रह गया आपके? डिटेक्शन के अंदर काम करती है। तो ये मिक्सर ऑफ सेल है। अब सपोज करो अपन ने 4 सेल ली है। एक तो कौन सी है? नॉर्मल सेल। एक कौन सी है? नेक्रोटिक सेल। एक कौन सी है? अर्ली अपोप्टोटिक सेल। और एक कौन सी है? अब अपन को पता थोड़ी है कौन सी सेल क्या है, अपन को चेक करना है। चेक करना है कि नहीं करना? अब इनको चेक करेंगे। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अनेक्जिन 5 किसके साथ जाकर बाइंड करती है? फोस्फेटिडिल सेरीन। यदि फोस्फेटिडिल सेरीन अंदर से कहाँ पे आ गया है? बाहर आ गया, तभी जाकर ये बाइंड करने वाली है, अन्यथा नहीं करेगी। जो पीआई है आपका प्रोपेडियम आयोडाइड, वो जाकर किसके साथ में बाइंड करता है? डीएनए के साथ में। इसका मतलब यदि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया है तब भी जाकर बाइंड करेगा। और उससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तो देखना पड़ेगा। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सही सलामत है तो ये जाकर बाइंड करेगा क्या? नहीं करेगा। अंदर कैसे प्रवेश करेगा? ये एंट्री कर सकता है क्या ये बिना मेम्ब्रेन के? तो एंट्री कर लेगा। लेकिन यदि किसी ऑर्गेनल्स की क्या है? मेम्ब्रेन है, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी इंटैक्ट है तो ये जाकर अंदर बाइंड कर सकता है क्या डीएनए से? नहीं करेगा। अरे ये कोई सेल है, इसके पास में ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको पता लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपन को पीआई देना पड़ेगा। अब पीआई यदि ये क्या है? मेम्ब्रेन है ना, तो अंदर जाकर बाइंड करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ आ गई क्या? और ये जो आपका अनेक्जिन 5 है, ये आपका फोस्फेटिडिल सेरीन बाहर की तरफ आएगा ना, तभी ये जाकर क्या करेगा? बाइंड करेगा। अंदर की तरफ जाकर बाइंड, मतलब नॉर्मल सेल के अंदर अनेक्जिन 5 जाकर बाइंड नहीं करता है। समझ में आ गई क्या? समझ में बात नहीं आ रही है तो वापस से डायग्राम बना देता हूं। ये देखो, अब आप मेरे को बताना, ये एक सेल है और इस सेल के पास में ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है? ये डीएनए। अब मेरे को ये बताओ, जो प्रो अपोप्टोटिक सेल होती है, जब मैं बोल दूं अर्ली अपोप्टोटिक सेल, उस अर्ली दो प्रकार की सेल पढ़ी है आपने, एक तो अर्ली अपोप्टोटिक सेल और एक कौन सी पढ़ी है? लेट अपोप्टोटिक सेल। बताओ अर्ली अपोप्टोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इंटैक्ट होती है, रप्चर हो जाती है? इंटैक्ट होती है। कैसी होती है? इंटैक्ट होती है। और जो लेट अपोप्टोटिक सेल है उसके अंदर अपोप्टोसिस हो जाता है। इसका मतलब वहां पर डीएनए का क्या हो गया होगा? फ्रेगमेंटेशन भी हो गया होगा। अब देखो, नॉर्मल सेल के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगी और न्यूक्लियस भी क्या रहेगा? इंटैक्ट। दोनों के दोनों क्या रहेंगे? सही सलामत रहेंगे। तो बताओ दोनों के सही सलामत हैं तो अनेक्जिन 5 जाकर वहां पे बाइंड कर सकता है क्या नॉर्मल सेल में? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल के अंदर आपका जो फोस्फेटिडिल, देखो मैं पहले बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसको समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। नॉर्मल सेल के अंदर जो फोस्फेटिडिल सेरीन होता है वो कहाँ होता है? अंदर की तरफ। और डीएनए भी कैसा होता है? इंटैक्ट होता है आपका। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कैसे रहेगी? इंटैक्ट, सही सलामत है। इसका मतलब अनेक्जिन 5 कहाँ जाकर बाइंड करता है? नॉर्मली फोस्फेटिडिल सेरीन के पास में। अब नॉर्मल सेल के अंदर फोस्फेटिडिल सेरीन कहाँ पे है? इनर लीफलेट के अंदर है, तो अनेक्जिन 5 वहां कर जाकर बाइंड नहीं करेगा। समझ में आ गई क्या बात? जबकि जो प्रोपेडियम आयोडाइड है वो कहाँ पे जाकर बाइंड करता है? डीएनए के पास में जाकर बाइंड करेगा। लेकिन डीएनए भी कैसा है आपका? इंटैक्ट है। कैसा है? इंटैक्ट है। इसका मतलब वहां पर भी जाकर बाइंड नहीं करेगा। तो दोनों के लिए सिग्नल कैसा आएगा? माइनस माइनस। कैसा आएगा?
दोनों के लिए माइनस माइनस का आएगा ना। ऐसे ही आप देखो लेट अपोप्टोटिक सेल के लिए, लेट अपोप्टोटिक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर, और डीएनए का फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है। इसका मतलब अनेक्जिन 5 जाकर बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि फॉस्फेटिडिलसेरिन कहाँ पे आ गया है, बाहर की तरफ। और पीआई जाकर बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, डीएनए पर करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया है। तो वहां पे दोनों के लिए क्या आएगा, प्लस प्लस। क्या आएगा, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो नॉर्मल सेल में तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आपका देखेंगे एक तो अर्ली अपोप्टोटिक सेल और एक कौन सी है, लेट अपोप्टोटिक सेल। दो है। अर्ली अपोप्टोटिक सेल, इसके पास में जो फॉस्फेटिडिलसेरिन है, और लेट अपोप्टोटिक सेल, इसके पास में भी क्या है, फॉस्फेटिडिलसेरिन है। इस फॉस्फेटिडिलसेरिन के साथ में कौन आकर बाइंड करता है, अनेक्जिन 5। कौन करता है, जो एफआईटीसी के साथ में जुड़ी हुई है। अब बताओ ये अनेक्जिन 5 कहां आकर बाइंड करती है, फॉस्फेटिडिलसेरिन के साथ में जाकर बाइंड करेगी। इसका मतलब अर्ली अपोप्टोटिक सेल के अंदर और लेट अपोप्टोटिक सेल के अंदर, दोनों के अंदर आपका फॉस्फेटिडिलसेरिन इनर लिपलेट से कहां पे आ गया है, तभी तो आकर बाइंड कर रही है। बोलो समझ में आएगी नहीं है बात। अर्ली अपोप्टोटिक सेल के अंदर पीआई आकर बाइंड नहीं कर सकता। कौन, पीआई, क्योंकि अर्ली अपोप्टोटिक सेल के अंदर क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, डीएनए कैसा रहेगा, बिल्कुल इंटैक्ट रहने वाला है, तो वहां पर आकर बाइंड नहीं करेगी। लेकिन जो लेट अपोप्टोटिक सेल है वहां पर डीएनए के क्या हो गए हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गए हैं। इसका मतलब वहां पर पीआई आकर बाइंड करेगा। तो देखो ये प्रोपीडियम आयोडाइड है, वो आकर कहां पे बाइंड कर रहा है, इसे लेट अपोप्टोटिक सेल के जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनके ऊपर। तो इसका स्पेशली याद रखना है आपको, प्रोपीडियम आयोडाइड कहां बाइंड नहीं करेगा, अर्ली अपोप्टोटिक पे, जबकि लेट अपोप्टोटिक पे दोनों आकर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। आपके अनेक्जिन 5 भी और आपका डीएनए पीआई भी। कौन आकर बाइंड करेगा, पीआई। तो दोनों के दोनों कहां पर आकर बाइंड करते हैं बताओ, लेट अपोप्टोटिक के पास में। अनेक्जिन 5 ओनली कहां पे आकर बाइंड करेगा, अर्ली अपोप्टोटिक के पास में। नॉर्मल सेल के अंदर दोनों ही बाइंड नहीं करते हैं क्योंकि सब कुछ इंटैक्ट है। अब एक सेल और है, कौन सी, नेक्रोटिक सेल। नेक्रोटिक सेल में देखो ऐसे बताया गया है कि जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो हो जाता है। क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो पीआई आकर यहां पर बाइंड कर लेती है। समझ आ गई बात। अब यहां पर कई बार ऐसे दे रखा है कि जो आपका अनेक्जिन 5 है वो भी आकर यहां पर बाइंड कर जाता है। अनेक्जिन 5 भी क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। इसका मतलब फॉस्फेटिडिलसेरिन कहां पे आ गया है, बाहर आ गया है। लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है ना, अपन को तो सिर्फ इतना याद रखना है कि नेक्रोटिक सेल के अंदर, यदि क्वेश्चन को सोल्व करना है ना अपन को, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि पीआई आकर बाइंड करेगा नेक्रोटिक सेल में। कौन आकर बाइंड करेगा, पीआई। समझ में आ गई क्या बात आपको। अब अपन इन चारों को लेके क्या बनाते हैं, फैक्स प्लॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फैक्स प्लॉट। फ्लोरोसेंस एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग, सेल को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, सेल की चटनी करने वाले हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। कितने क्वाड्रेंट हैं, 4, ए बी सी और डी। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ऐसा डायग्राम बना के देगा वो, और आपको पूछेगा बताओ डी वाले में कौन सी सेल आएंगी इन 4 में से, बी वाले में कौन सी सेल आएंगी, सी वाले में कौन सी सेल आएंगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनेक्जिन 5 जाकर कहां पे बाइंड करती है और पीआई जाकर कहां पे बाइंड करती है। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कॉन्सेप्ट, तभी तो पता लगा पाओगे आप। अब एक तरफ तो लिख रखा मैंने एफआईटीसी, यानी कि क्या लिख रखा है, अनेक्जिन 5, एफआईटीसी एक तरफ तो, और एक तरफ क्या है, पीआई है। इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो पीआई क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इधर पीआई क्या रहेगा, कम रहेगा इस क्वाड्रेंट की तरफ। इधर अपन एफआईटीसी को बढ़ा रहे हैं तो एफआईटीसी इधर क्या रहेगा, ज्यादा, और इधर इधर क्या रहेगा, कम। तो एफआईटीसी इधर तो रहता है कम, इधर क्या रहेगा, ज्यादा। प्रोपेडियम आयोडाइड इधर क्या रहेगा, कम, इधर क्या रहेगा, ज्यादा। मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो पीआई बढ़ेगा और इस साइड में जाएंगे तो आप एफआईटीसी को बढ़ता हुआ पाएंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो फैक्स कैसे बनाते हैं।
यदि अपन बात करें ए सेल की, कि ये ए सेल इन चारों में से कौन सी है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ए सेल की बात कर रहे हैं। तो पहले तो देखो ए सेल के अंदर क्या क्या है। ए सेल में पीआई क्या है, ज्यादा है ना, ये ए सेल है ये वाली, इसके अंदर देखो ये पीआई है इधर, तो पीआई क्या है इधर, ज्यादा। और इधर चलोगे एफआईटीसी क्या है, इधर चलोगे ना ऐसे, ये एफआईटीसी वाली तो लाइन है ये, तो एफआईटीसी इधर तो कम से क्या किधर इस तरफ जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, कम, इधर क्या रहेगा, ज्यादा। इसका मतलब इस साइड ए सेल के अंदर क्या है, पीआई तो क्या है, ज्यादा, और एफआईटीसी क्या है, तो पीआई तो क्या है, देखो हाई पीआई और लो एफआईटीसी। ये वाली बात समझ में आ गई क्या आपको, यहां तक समझ में आ गया सबको क्या हो रहा है। देखो अब आपको पता है पीआई यदि ज्यादा है तो पीआई जाकर कहां पे बाइंड करता है, इसका मतलब न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो गया होगा, तभी तो जाकर बाइंड करेगा। इसका मतलब डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया। एफआईटीसी क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो एफआईटीसी कम है, इसका मतलब आपकी कौन सी सेल है, नॉन अपोप्टोटिक सेल है। कौन सी सेल है, नॉन अपोप्टोटिक सेल। एफआईटीसी है ही नहीं, या फिर ऐसे मान लो बहुत कम है, तो एफआईटीसी नहीं होगा तो कौन सी सेल मिलेगी आपको, कम है। नहीं होगा तो नॉर्मल सेल मिलेगी ना, और होगा तो अपोप्टोटिक के अंदर मिलेंगी। लेकिन लो है तो कौन सी है, ये नॉन अपोप्टोटिक सेल है। अभी देखो ये आगे वाला पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। बी वाला क्वाड्रेंट देखो आप, बी वाले क्वाड्रेंट में एफआईटीसी क्या मिलेगा आपको, ज्यादा, और आपका पीआई भी ज्यादा मिलेगा ना, तो पीआई भी क्या मिलेगा, ज्यादा, और एफआईटीसी भी क्या मिलेगा, ज्यादा। तो हाई पीआई हाई एफआईटीसी, पीआई जाकर बाइंड कर रहा है, हाई पीआई है ना, तो पीआई ज्यादा, इसका मतलब डीएनए का क्या हो गया होगा, फ्रेगमेंटेशन हो गया होगा। और एफआईटीसी भी ज्यादा है, तो एफआईटीसी ज्यादा है तो एफआईटीसी कहां पे जाकर बाइंड कर सकता है, या तो आपकी अर्ली अपोप्टोटिक पे या फिर लेट अपोप्टोटिक पे। देखो देखो लेकिन देखो इधर क्या लिख रखा है, लेट अपोप्टोटिक सेल के ऊपर क्या है आपका पीआई भी जाकर बाइंड कर सकता है ना। पीआई जाकर कहां पे बाइंड कर रहा है, लेट अपोप्टोटिक वाले पे। क्या अर्ली वाले पे जाकर बाइंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब कौन सी सेल नहीं है, ये अर्ली वाली नहीं है, ये कौन सी वाली है, लेट वाली है। इसका मतलब ये सेल कौन सी है, लेट अपोप्टोटिक वाली। समझ में आ गई क्या बात। तीसरा क्वाड्रेंट देखो, एफआईटीसी क्या है, हाई है, और आपका जो पीआई है वो क्या है, लो है ना। इसके अंदर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें तो ज्यादा मिलेगा पीआई, और इसमें क्या मिलेगा, कम। इधर की तरफ आएंगे तो इसमें क्या मिलेगा, एफआईटीसी कम और एफआईटीसी ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पीआई तो क्या है, कम है, और एफआईटीसी क्या है, ज्यादा। तो पीआई तो क्या है, सॉरी इधर पीआई तो क्या है, कम है, और एफआईटीसी क्या है, पीआई कम है। इसका मतलब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, पीआई जाकर बाइंड नहीं किया तो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं है। हाई एफआईटीसी है, एफआईटीसी किसके साथ में जाकर बाइंड करता है, अर्ली और लेट दोनों के साथ में जाकर बाइंड करता है। तो दोनों के साथ में जाकर बाइंड कर रहा है, बाइंड तो कर रहा है इसके पास में भी, क्योंकि इसके पास में क्या है, एफआईटीसी है। तो सेल तो कौन सी होगी, अपोप्टोटिक वाली होगी तो लेकिन कौन सी होगी, अर्ली या लेट, अब इसका पता नहीं। इसका पता कहाँ से लगेगा, पीआई से। फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, तो जहां पर फ्रेगमेंटेशन होता है ना वहां पर पीआई जाकर बाइंड करता है, तब तो वो सेल कौन सी होती है, लेट वाली। लेकिन पीआई जाकर बाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब पीआई जाकर बाइंड, तो पीआई जाकर किस पे बाइंड नहीं होता है, अर्ली। मतलब इसका मतलब ये वाली सेल कौन सी है आपकी, अर्ली अपोप्टोटिक है। समझ में आ गई क्या बात। चौथा वाला क्वाड्रेंट देखो, इसके अंदर पीआई भी क्या है, लो है, और एफआईटीसी भी क्या है, लो है। जहां पर दोनों जाकर बाइंड नहीं करते वो सेल कौन सी है आपकी, नॉर्मल सेल। तो बच गई कौन सी फिर, नेक्रोटिक बची थी ना, तो यहाँ पर कौन सी आएगी फिर। तो नेक्रोटिक के अंदर आपको क्या मिलेंगे बताओ, नेक्रोटिक सेल के अंदर देखो पीआई जाकर क्या करेगा, तो ये पीआई जाकर बाइंड करेगा, लेकिन एफआईटीसी कम रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये कौन सी है, नेक्रोटिक सेल। इसका मतलब ए क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी सेल आएगी, नेक्रोटिक सेल। बी क्वाड्रेंट के अंदर लेट अपोप्टोटिक सेल, डी क्वाड्रेंट के अंदर नॉर्मल सेल, और सी क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला डायग्राम। समझ में आ गया क्या, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहां से क्वेश्चन आते हैं।
देखो एक बार इसको वापस से। देखो ऑटोफेगी, देखो अब एक छोटा सा टॉपिक वो बच गया ऑटोफेगी वाला। ऑटोफेगी में क्या क्या जाता है, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था इसके बारे में, पढ़ा था ना ऑटोफेगी के बारे में। एलिमिनेशन किया जाएगा किसका, अनवांटेड ऑर्गेनल्स का रेगुलेटेड मैनर के अंदर। ऑटोफेगोसाइटोसिस होगा, क्या होगा, ऑटोफेगोसाइटोसिस। इसमें जो सेल होती है वो क्या करती है, सेल पे डैमेज ऑर्गन्स को क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है, यानी कि अपोप्टोसिस के अंदर बेच देती है। ऑटोफेगोसोम काम में आता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, ऑटोफेग होगी, क्या होगी, ऑटोफेगी। क्या बोल रहा है ये, सेल्फ सेल, जो स्वयं सेल होती है ना खुद, वो क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करती है, विनाश करती है किसका, सेल पे डैमेज ऑर्गेनल्स का। जो खुद के डैमेज ऑर्गेनल्स है ना, उनका क्या कर लेती है, सेल विनाश कर देती है। समझा गया क्या बात आपको। जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था मिसफोल्डेड वगैरह प्रोटीन, याद है कि नहीं है आपको, याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ऑटोफेगी, इसमें क्या होता है, एग्रीगेटेड प्रोटीन होती है, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है उनको क्या कहा जाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्या ऑटोफेगी के अंदर। जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तब किसको एक्टिवेट किया जाता है, JNK को। ये JNK क्या करता है, स्ट्रेस सेंसिंग काइनेज होता है। ये क्या होता है, स्ट्रेस सेंसिंग काइनेज। ये स्ट्रेस को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। तो जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो ये काइनेज उसको क्या करता है, सेंस करता है। इसका नाम क्या है, JNK फर्स्ट। समझ में आ गई क्या बात। और यहाँ पर कौन सी प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है, BCL2 को। किसको करवाता है, BCL2 को। और इसके ऊपर क्या करता है ये, क्योंकि नाम में क्या है, काइनेज है ना ये। अब ये BCL2 प्रोटीन किसके साथ में बाइंड करती है, बैकलिन के साथ में। किसके साथ में करती है, बैकलिन फर्स्ट के साथ में करती है। समझ में आ गई क्या बात। बैकलिन की एटलीस्ट वाली पड़ी होगी अंदर, पूरी बुक पड़ी होगी। BCL2 किसके साथ जाकर बाइंड करता है, बैकलिन फर्स्ट के साथ में। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया इनका। और ये जब दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है तो किसको ब्लॉक किया जाएगा, VPS34 क्लास 3 PDK को। अब ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कहां पर किया जाएगा, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर। कहां पे किया जाएगा, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस कंडीशन आए तो किसको एक्टिवेट करवाएंगे, JNK को। JN को किसको करवाएगा, BCL2 को। BCL2 के साथ में कौन मिलेगा, बैकलिन। और किसको इनहिबिट किया जाएगा, VPS34 क्लास 3 PDK को। अब एक लास्ट स्लाइड और बच गई है, अभी तो आगे चल रहा है ना प्रोसेस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा, ये क्या हो गया है, यहाँ पर ER के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आप क्या करवाते हैं, एक्टिवेशन करवाते हैं किसका, ATG का। किसका एक्टिवेशन करवाते हैं, ATG का।
उसके बाद में क्या होता है, ER के ऊपर वो कॉम्प्लेक्स बन गया था आपका, कौन सा वाला बना था आपका, VPS 34 क्लास 3 PDK वाला। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक्टिवेशन किसका होगा, ATG का। किसका करेंगे, ATG का। यहाँ पर ATG बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। एक्टिवेशन किसका करेंगे, ATG 5 ATG 12 का कॉन्जुगेशन बनाएंगे। समझ आ गई क्या, ये आपका ATG 12 है। इस ATG 12 के साथ अपन 3 ATG लेके आएंगे, एक तो कौन सा 7, एक कौन सा 10 और एक कौन सा, एक तो 5 और एक 10 और एक 7। इन तीनों के साथ में इसका क्या करवाएंगे, कॉन्जुगेशन करवाएंगे। तो कौन किसका कौन कौन से ATG का कॉन्जुगेशन बनेगा, एक तो 5 के साथ में तो बनता है किसका 12 का, मतलब 12 तो कॉमन है। एक तो ATG 5 के साथ में करेगा 12 के साथ में, और दूसरा 16 के साथ में किसका बनेगा 12 का। ये कॉन्जुगेशन बनता है आपस में, और ये कॉन्जुगेशन कहाँ पे बनता है, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगा। समझ आ गई क्या। इसके बाद में क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन बनने के बाद में मेम्ब्रेन के ऊपर, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर ये कॉन्जुगेशन बनेगा 5 का किसके साथ में 12 के साथ में, और 16 का 12 के साथ में बनने के बाद में क्या होगा, LC3 सेकेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। किसका किया जाएगा, LC3 सेकेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कैसे होता है बताओ, LC3 जब LC3 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसके साथ में अपन क्या मिलेंगे, ATG। क्या मिलेंगे, ATG। कौन सा 3 4 और 7, और क्या बनेगा आपका LC3, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, तो LC3 सेकेंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो LC3 फर्स्ट, और इसके साथ में क्या चाहिए आपको ATG। कौन से 3 4 और 7। कहाँ पे बना है ये कॉम्प्लेक्स, ER की मेम्ब्रेन में बना है, तो ये ER की मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ क्या है, कुछ ऑर्गेनल्स होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम वगैरह आ रही है। ये क्या बन गया, ATG का कॉम्प्लेक्स बन गया पूरा, ATG और LC3 का कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से देखो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से देखना, यहाँ पर क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होगा, ऑटोफेगोसोम का। इस प्रकार से क्या बनाएंगे, ऑटोफेगोसोम बनाएंगे। किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑटोफेगोसोम का। और इस ऑटोफेगोसोम को किसके साथ में फ्यूज करेंगे, लाइसोसोम के साथ में। तो क्या नाम हो जाएगा, ऑटोफेगोलाइसोसोम। और ये बताओ सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपका ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिंगल वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर बताओ कौन आकर बाइंड कर रहा है, ऐसी प्रोसेस दी हुई है, आपको पूछ रहा है कि ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है। समझ आ गई ये बात। तो ये ऑटोफेगोसोम बन गया। उसके बाद में इस ऑटोफेगोसोम को किसके साथ में फ्यूज करवाएंगे, लाइसोसोम के साथ में फ्यूज करवाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑटोफेगोलाइसोसोम। और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और जब ये बनता है ना, तो ये जो डैमेज आपके ER वगैरह पेरोक्सिसोम है, इनका क्या हो जाता है, डाइजेशन। क्या हो जाएगा, डाइजेशन। तो डाइजेशन और किस किस का होता है बताओ, डाइजेशन ऑफ ऑल डैमेज ऑर्गेनल। जितने भी आपके डैमेज ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, लाइसोसोम। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ATG। अब ये आपको टॉपिक याद है तो ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से, क्या से, ऑटोफेगी से। तो ऑटोफेगी में आपको याद रखना है एक तो कौन सा, JNK, एक आपको याद रखना है कौन सा, BCL2, एक आपको याद रखना है बैकलीन। तो इनसे कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, VPS 34 क्लास 3 PDK। और ये क्या करवाता है, AKT को जाकर क्या करवाएगा, एक्टिवेट करवाएगा, और AKT का कॉन्जुगेशन बनवाएगा। क्या बनवाएगा, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन बनवाने के बाद में किसका एक्टिवेट होगा, LC3 सेकेंड कॉम्प्लेक्स का। और इसका एक्टिवेशन होने के बाद में क्या होता है, आपका क्या होगा, ऑटोफेगोसोम बनेगा, फिर लाइसोसोम आएगा, और क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा डैमेज सेल ऑर्गेनल्स का। बोलो बात समझ आ गई क्या आपको, समझ आ गई। ये किसकी बात है, ऑटोफेगी की। किसकी है, ऑटोफेगी। और ये आपका टॉपिक कौन सा कंप्लीट हो गया है, अपोप्टोसिस। कौन सा हो गया है, अपोप्टोसिस। अब बताओ कंफ्यूजन है तो बताओ।